नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है और इस टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। 8 बड़े चेहरे, किसी का कद बढ़ा, किसी को नई जिम्मेदारी मिली तो किसी की संगठन में फिर से एंट्री हुई है। यानी टीम नवीन में एमपी का पूरा राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहा है। खास बात यह कि पिछली राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के सिर्फ 4 नेताओं को जगह मिली थी, लेकिन इस बार संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है, यानी 8 हो गई है। यानी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को लेकर अपना भरोसा और भी बढ़ाया है। आदिवासी, दलित, महिला, किसान और युवा हर वर्ग को साधने की कोशिश इस टीम में दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय संगठन में मध्य प्रदेश की बढ़ती हिस्सेदारी का सीधा फायदा प्रदेश संगठन को मिलेगा और क्या नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मैसेज दिया गया है। नई टीम में मध्य प्रदेश का बढ़ता कद, क्या 2028 की सियासी विसात अभी से बिछ रही है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। लाल सिंह आर्य, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार, विष्णुदत्त शर्मा, बंसीलाल गुर्जर, तरुण चुग, सौदान सिंह और आशीष उषा अग्रवाल। इन चेहरों में सांसद भी हैं और संगठन के पुराने चेहरे भी हैं और ऐसे नेता भी हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी देकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। यानी टीम नवीन में सिर्फ संख्या नहीं बढ़ी, जिम्मेदारियों का भी बड़ा फेरबदल हुआ है। किसी को प्रमोशन मिला, किसी को नई भूमिका मिली तो किसी को संगठन के बेहद अहम मोर्चे की कमान सौंपी गई। आदिवासी चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी, ओबीसी चेहरे को जगह, दलित नेतृत्व को प्रमोशन, किसान चेहरे को राष्ट्रीय कमान, महिला प्रतिनिधित्व भी बरकरार। यानी एमपी के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। इन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार जताया। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने वर्तमान के दौर में सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का चयन किया। माननीय नितिन नवीन जी के माध्यम से एक अलग प्रकार का अब नया उत्तरदायित्व के बाद जो संगठन का ढांचा बनेगा और काम मिलेगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वाकई भारतीय जनता पार्टी का अभी का काल स्वर्णिम काल है और आगे ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी की नई टीम को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि ये सूची देखकर लगता है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना बहुत ही मजबूती से लागू की है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देखकर समझ में आया कि भाजपा ने दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मजबूती से लागू की है। जो संगठन की राह देख रहे थे कई कार्यकर्ता, उनको इस सूची में नजरअंदाज किया है और उन्हें दरी बिछाने का काम दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के लिए इस सूची में नया कुछ भी नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं को मजबूती से दरी बिछाने का आदेश दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के बढ़ते कद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे संगठन में मध्य प्रदेश के बढ़ते प्रभाव और नेताओं के प्रमोशन के तौर पर देख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय टीम में सांसदों की मिली जगह पर सवाल उठाते हुए इसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताया। क्या राष्ट्रीय संगठन में एमपी की मजबूत मौजूदगी का फायदा प्रदेश बीजेपी को मिलेगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना की रिपोर्ट। तो चलिए, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दे रहा हूं। सचिन बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े। सचिन जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। शुरुआत सचिन जी आपसे कर रहा हूं। आम बोलचाल भाषा में कहावत है सर कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, लेकिन या तो 4 से भले 8 हो गए आप लोग। इसके लिए तो बहुत पहले शुभकामनाएं आप लोगों को। एक नई टीम में मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेताओं को जगह मिली है। पिछले राष्ट्रीय टीम में सर 4, इस बार 8 हो गए। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? क्या मध्य प्रदेश पर बीजेपी के बढ़ते भरोसे की तस्वीर है या कहानी कुछ और है? सचिन जी। ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, आज के स्थापना के समय से ये कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी रही है। किसी व्यक्ति के आधारित पार्टी नहीं, ना किसी परिवार की पार्टी भी नहीं रही है, ना किसी क्षेत्र की भी एक क्षेत्र की पार्टी रही। ये राष्ट्रव्यापी पार्टी रही है। इसमें नीचे तक के कार्यकर्ता, अंतिम पंक्ति तक के कार्यकर्ता जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
देश के गृह मंत्री और ऐसे कई अनेक अनेक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो इसलिए ये पूरी जो कार्यकारिणी जो है मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन को भी दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में कितने योग्य कार्यकर्ता और कितने मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, और उसके कारण से आज 8 कार्यकर्ता है जो है यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको स्थान प्राप्त हुआ है, और वो सभी हमारी तरफ से बधाई के पात्र है। और इससे ये भी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है और इतनी इस स्तर के कार्यकर्ताओं का सृजन कर रहा है यहाँ पे और निर्माण कर रहा है, ये इस बात का सूचक है। ठीक है, कुंदन पंजाबी जी के भी रिएक्शन ले लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट पंजाबी साहब, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से बात सचिन जी कह रहे हैं कि पिछली टीम के मुकाबले एमपी का प्रतिनिधित्व इस बार दोगुना हुआ है, कांग्रेस मानती है कि अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम राज्य बन गया है, इस बात को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? देखिए ऊर्जा जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश की जहां परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत लंबे समय से है, और रही संगठन का इनका गठन की बात, तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विषय हो सकता है। लेकिन आप इस बात पे कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब इस चीज को देखा और समाचार पत्रों में इनकी टीम को देखा, देखने में आता है जहां इन्होंने अपने जो तथाकथित देवतुल्य कार्यकर्ता जिनको कहते हैं उनकी पूरी तरीके से घोर उपेक्षा कर दी, और साथ में वरिष्ठ नेतृत्व जो इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था है, उन सभी लोगों की अनदेखी की गई है। इन्होंने जिन भी लोगों को यहाँ पे अभी जगह दी है, चाहे वो लाल सिंह आर्य हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सिंह थे, पूर्व मंत्री हैं। सोदान सिंह पूर्व में यहाँ पे प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बीडी शर्मा सांसद थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। कविता पाटीदार वो भी राज्यसभा सांसद हैं। गजेंद्र पटेल वो भी सांसद हैं। बंशीलाल गुर्जर जहां तक बात होती है इनके, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो सामान्य कार्यकर्ता जो इनका टाटपट्टी दरी झंडे उठाने का काम करता है, वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो तो ये सोचते थे कि चलिए ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं मिला। ये तो सभी सांसद और पूर्व पदाधिकारी और सभी मंत्री स्तर के लोग हैं, उन लोगों को उठा के वहां पे स्थान दे दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित देवतुल्य कार्यकर्ता कुंदन लेकिन आपके पास कोई तथ्य है क्या सर? एक सवाल छोटा सा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, फिर आता हूं सचिन जी आपके पास। कोई आपके पास तथ्य है, कोई प्रमाण है, या कुछ लोग हैं जिनकी नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया? फिर आप लोग जैसे बार बार नैरेटिव क्यों लेकर आते हैं जब भी इस तरह की घोषणाएं होती हैं कि उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए, ऐसा हो गया? आपके पास कुछ प्रमाण है तो बताइए, फिर सचिन जी से जवाब ले इसका। देखिए, आज ही तो इनकी नियुक्ति हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ताओं से मेरी भी बात हुई कि उन्होंने ये कहा, भैया चल लगे ये सभी मंत्री स्तर के लोग, सांसद स्तर के लोग हैं, हम में से एक सामान्य कार्यकर्ता को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अब पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी सचिन जी जवाब दे दीजिए। सचिन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, सुन रहा था उनकी आवाज का उनका यही कहना है कि जो हमारे पहली बात को बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं, वो परिश्रम के आधार पर होते हैं। देवता को ऐसा नहीं बनता है, देवता साधना के आधार पर बनता है। जो साधना करता है, राष्ट्र की आराधना करता है, वो देवतुल्य बनता है और देवता के बराबर बनता है। पार्टी मानते हैं देवतुल कार्यकर्ता को आप लोगों ने दरकिनार कर दिया। आप देवतुल्य समाज के, आप मुझे कांग्रेस में एक उदाहरण बता के दे दी कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जाकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, कहीं का मुख्यमंत्री बन गया है। अभी तो यहाँ पर जीतू पटवारी जी को दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी बचा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, और खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष लड़ते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए इनको पहले कांग्रेस को अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए, और फिर देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति होता कौन है। इन्होंने पूरे 70 साल के इतिहास में गांधी परिवार के अलावा किसी को प्रधानमंत्री बनाया लंबे समय तक,
तो मनमोहन सिंह जी वो उनका शिक्षा दीक्षा जिस स्तर के व्यक्ति थे मनमोहन सिंह जी कांग्रेस को उनको प्रधानमंत्री बनाओ, वो भी एक प्रकार के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री कुंदन जी करना चाहिए उनको। कुंदन जी, इसलिए इनको कार्यकर्ता के दरी पुछाने वाला कार्यकर्ता क्या होता है, तो कभी आइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पता लगेगा कि दरी पुछाने वाले कार्यकर्ता और एक चाय बनाने वाले कार्यकर्ता कैसे देश का प्रधानमंत्री बनता है, और पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो इस प्रदेश का कैसे मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक है, एक छोटा सा ये जरा कांग्रेस में करके बताइए सचिन जी। ठीक है, बात आगे कुंदन जी में जो बैठा होगा। ठीक है सचिन जी, कुंदन जी सचिन जी कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। 30 सेकंड, फिर भूपेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, सही बात तो ये है, जो मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना बूथ तक हार गए। बदलना उनको चाहिए था, उन्होंने दूसरे पद पे पार्टिसिपेट भी नहीं करा। आप तो बैगानी शादी में दूल्हा जवानी जैसे थे वहां पर, हम तो मैदान में लड़ते रहते हैं वहां पर उस जगह चुनाव के अंदर। आपने बताइए उस पर आपके प्रेसिडेंट थी कि नहीं थी? दूसरी कहानी दूसरी हो जाएगी। हालांकि उस सीट पर नितिन नवीन नहीं थे, हालांकि उनकी सीट जरूर थी। इस पर ये चर्चा करेंगे तो फिर हम लोग अलग चले जाएंगे। लौटूंगा आप दोनों के पास। भूपेंद्र जी लौटूंगा तो फिर आप बात कर लीजिए। सर भूपेंद्र जी से जरा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज बात कार्यकारिणी की हो रही है, बात जो धमाका मध्य प्रदेश का देखने को मिला है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र जी, आपको लग रहा है कि भाजपा की ये क्लासिक जातीय सोशल इंजीनियरिंग है? मैं जरा सा स्पष्ट आपसे पूछ रहा हूं, क्लासिक जातीय समीकरण, क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, हर बड़े वर्ग को जगह दी गई है। दलित से लाल सिंगारिया आते हैं, आदिवासी गजेंद्र पटेल, ओबीसी के 2 चेहरे हैं, कविता पाटीदार और बंसीलाल गुर्जर, ब्राह्मण और बनिया की बात करें तो वीडी शर्मा और आशीष अग्रवाल। इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप इस कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश का जो धमाका है उसके इंपैक्ट और इफेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या ये मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लासिक सोशल इंजीनियरिंग है? भूपेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, और राजनीति की अगर शुरुआत कहें तो यहीं से हुई है। और निश्चित रूप से यहाँ से बड़े नेता अटल जी भी चुनाव लड़े हैं, सुषमा स्वराज भी लगी हैं, और जो अभी वर्तमान में शिवराज जी। तो सोशल इंजीनियरिंग का बिल्कुल इफेक्ट है। और दूसरी बात, सत्ता और संगठन और कार्यकर्ता, इसका समन्वय भी बैठाया गया है। जिस तरह से 8 लोगों को मध्य प्रदेश के रूप में और उनकी 56 लोगों की कार्यकारिणी घोषित हुई है, और जिसमें महिलाओं के रूप में कहें तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को वो लिया है जो संगठन को अच्छी तरह से जानते हैं और विभिन्न दायित्वों में रह चुके हैं ऑलरेडी। कविता पाटीदार जो महिला से हैं, ओबीसी में है, जो राज्यसभा सदस्य हैं, और विभिन्न चाहे वो यहाँ पे प्रदेश स्तर पे भी पार्टी में रही है। और आप जिस तरह से सामान्य में बीडी शर्मा 2020 से 2005 तक 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी शुरुआत की थी। फिर जिस तरह से बीजेपी में उन्होंने अपनी राजनीति राज्य स्तर पर, तो उनको एक नया दायित्व दिया है जो कि केंद्र के राष्ट्रीय स्तर पे उनको एक जिस तरह से प्रकोष्ठ संकुल का प्रमुख बनाया गया। इसलिए बंसीलाल गुर्जर जी हैं जो किसान मोर्चा से आते हैं, और पुराने नेता हैं, उनके भी वो भी संगठन और उसकी मर्म को समझते हैं। और जिस तरह से आपने गजेंद्र सिंह पटेल एसटी का कहा, तो वो भी, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उन्होंने चाहे मालवा हो, चाहे विंध्य हो, चाहे मध्य भारत हो, सबका समन्वय बनाया है, और उस समन्वय के रूप में उसकी संख्या भी बढ़ाई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि तरुण चुग जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता हमेशा रहे हैं, और राष्ट्रीय उनके पास पहले भी व्यवहार रहा अन्य राज्यों का, लेकिन वो यहाँ से राज्यसभा सदस्य है, वो मुद्दा पंजाब के हैं। और इसी तरह साधौन जी को अगर हम कहें तो साधौन जी निश्चित रूप से विदिशा से हैं, और पूर्व प्रचारक भी हैं, और संगठन का बहुत लंबे समय से काम देख रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे ऑलरेडी देख रहे हैं। और जिस तरह से भागीदारी अभी जो सुनिश्चित हुई है नए लोगों की, तो वो उन्होंने जातिगत सोशल इंजीनियरिंग के रूप में भी एक कर रखा है, और क्षेत्रवार के रूप में। लेकिन हम कह सकते हैं कि महाकौशल को कुछ पक्ष नहीं मिला है, तो महाकौशल से अगर दृष्टि से माने तो बीडी शर्मा वहां से महाकौशल से सांसद है, तो वो पक्ष हो सकता है, लेकिन वो रहने वाले तो ग्वालियर के क्षेत्र के हैं, तो वो
हो सकता है उस क्षेत्र से उन्होंने बिंदु सब क्षेत्रों को उन्होंने अपने क्षेत्र में क्षेत्रवार भी वो दिया। जिस तरह से हम बीजेपी को जानते हैं कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की मूड में हमेशा रहती है। और दूसरी बात सबसे बड़ा जो जैन जीन का आंदोलन हुआ और जिसके तरह से उन्होंने भी एक युवा टीम रखने की कोशिश की है। अधिकांश लोग उनके में लगभग 50 वर्ष की उम्र के हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं 80% तक का आंकड़ा है भूपेंद्र जी। टीम में करीब 80% जो है वो कम उम्र के और युवा लोग हैं जिनको मौका दिया गया है। ये बड़ा मैसेज देने की मुझे लगता है कि कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन राघवेंद्र जी एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह से उन्होंने 33% नारी आरक्षण की बात की है, लेकिन अपनी कार्यकारिणी में उन्होंने 18% ही महिलाओं को अभी दिया है। हो सकता है आगे दे, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटता हूं आपके पास, लेकिन कुंदन पंजाबी जी आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि देखिए भूपेंद्र जी भी बात कर रहे हैं और सचिन जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड है। उनका विषय हो सकता है सचिन जी का कि किसको कहां कैसे मौका देना है, लेकिन मुझे एक चीज समझनी है कि कांग्रेस के भीतर कोई चिंता की लकीर तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण अच्छे से साध लिए और कांग्रेस से आगे निकल गई। इसको लेकर कोई चिंता तो नहीं ना, क्योंकि जब विपक्ष चिंता करती है तो दो ही सवाल है, या तो वास्तविकता में चिंता है विपक्ष के भीतर कि इनके कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिला, और दूसरा या तो डर है या तो किसी बात की चिंता है। कुंदन जी देखिए, न कांग्रेस को इनसे डर है न इनकी चिंता है, क्योंकि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने दतिया चुनाव के अंदर मुंह की खाई है। इनके बहुत ही कद्दावर नेता, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके 29 सांसद, 125 से 150 इनके विधायक और हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने डेरा डाला था दतिया में, वो सब डेरा डालने के बाद भी और कई करोड़ों रुपए सत्ता के बल के साथ में खर्च करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मध्य प्रदेश की दतिया के अंदर तो उस हार के बाद जब ये नई टीम बनी है कुंदन जी, ये नई टीम बनी है तो क्या कुंदन जी ये सवाल मेरा इसलिए है ना कि दतिया हार के बाद जनता की सेवा करने के, जनता आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? कुंदन जी सवाल ले लीजिए, समय हमारे पास कम है, अगर आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये है कि दतिया हार के बाद बीजेपी ने जो नई टीम बनाई है उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से। तो मैं तो यही सीधे सीधे आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या इस नई टीम के बाद कोई राजनीतिक चुनौती महसूस हो रही है कांग्रेस को, या आप लोग उसी मोटिवेशन उसी बूस्टर डोज के साथ हैं? देखिए, चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है, चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और पूरे मंत्री 28 मंत्री वहां पे काम करते हैं और 125-150 विधायक वो चुनाव हार जाते हैं। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, हालत कितनी पतली है, उस पर विचार भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता है। कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठा के जनता से सर आप सिर्फ दतिया जीते ना, कांग्रेस ने सिर्फ दतिया में जीत हासिल की ना कुंदन जी, पूरा मध्य प्रदेश तो सचिन जी के पास है। सचिन जी कह रहे कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। आपसे समझना चाह रहा हूँ क्या इफेक्ट होगा इस नई टीम का मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिहाज से? कुंदन जी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनको जानकारी में होगा ही पहले से कि दतिया की जो सीट है उन्होंने अपनी जीती हुई सीट को ही जीता है वापस से। कोई नया चुनौती नहीं, उसके पहले 29 लोकसभा की सीटें मध्य में भारतीय जनता पार्टी के पास में है। मध्य प्रदेश में सरकार है, आज 27 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे प्रदेश भर के अंदर आज कांग्रेस की स्थिति या तो किसी के कंधे पर बैठकर सत्ता में है या सत्ता से बाहर बैठी है या क्षेत्रीय दल बन की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं भी स्टेट में 2-3 राज्यों को छोड़ करके स्पष्टता से कहीं भी सरकार समझाइए सचिन जी, ये समझाइए जो नवीन टीम में मध्य प्रदेश का धमाका हुआ है और दतिया के चुनाव में भी 1700 वोट सचिन जी दतिया नहीं चल रहा, 1700 वोट कम नहीं, दतिया हम जाके निकल आए हैं। उसके बाद की जो अब चुनौतियां उस पर बात कर रहे हैं ना, टीम नवीन में जो एमपी का बड़ा धमाका हुआ है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से, इस धमाके की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देनी है, इस पर बात करिए अभी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर यह इस बात की का परिचायक है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितना मजबूत संगठन है। और मैंने जो शुरू में भी बात की थी कि जब संगठन मजबूत होता है तो वहां से इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का सृजन होता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी बनते हैं। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता है जहां सर्वसमावेशी और सारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये कार्डर बेस्ड पूरी पार्टी है, नीचे तक बूथ स्तर से लेकर के तो राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ता एक संगठन में उसका प्रशिक्षण होता है। तो वो इतना परिपक्व हो चुका है कि आज मध्य प्रदेश को इस स्थान पर लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर के हमारा
देश भर में पूरे शासन है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। इस प्रकार की स्थिति में मध्य प्रदेश से 8 कार्यकर्ता जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी की है, यह एक महत्वपूर्ण बात है और जिसके परिणाम हम लोग भविष्य के अंदर, जनता के अंदर, गुड गवर्नेंस के अंदर हम नीचे तक जाती हुई देखेंगे इसके कारण से। कुंदन जी कुछ कहेंगे इस पर? ये तो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है 2028 के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें, हालांकि सीधे सीधे अभी बीजेपी ये नहीं कर रही है कि उसकी कोई नई चाल है या कुछ और है, लेकिन वही बात मैं आखिरी स्टेटमेंट आपसे ले रहा हूं कि इसको लेकर अब कुछ तैयारी कांग्रेस करेगी, किसी प्रकार की प्लानिंग अब आपके भीतर चलने वाली है, कोई अगला स्टेप क्या होने वाला है? लगातार हम लोग भी चुनावी मोड में आ चुके हैं और चुनाव की तैयारी पूरी है। हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है और हमारे प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही शानदार अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व कमर कस के मैदान में उतर चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका अभी अभी एहसास भी कराया दतिया में इन्होंने, जबकि पूरा दल बल लगा दिया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार, कांग्रेस को मूड में आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मूड में रहती है। अरे सर, तो उनका मूड है ना सचिन जी, उनको टाइम लगता है, मूड बनने में उनका टाइम लगता है और जब बनता है तो धतिया के नतीजे सामने आता है। इतने दिन से वार्म अप हो रहा था, अच्छी बात है ये। आपने नेताओं को स्थान दिया, छत्रपों को स्थान दिया और भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की पूरी तरीके से आपके 3 उंगलियां आपकी तरफ ही है, 3 उंगलियां आप ही की तरफ है। आप दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को क्या मानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर दिख रही है? ऐसे प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी को और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र मोह को क्या मानते हैं आप? आपकी कार्यकारिणी के अंदर आपकी गुटबाजी दिखाई दे रही है। ये छत्रपों के कुंदन जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिखती है कि ठीक है कुंदन जी, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में बाइट देने की होड़ लगी पड़ी है दोनों के अंदर। का शिकार है आज मध्य प्रदेश के अंदर। उसका परिणाम है कि आज वहाँ पे वरिष्ठ, ये तो पूरे देश की जनता देख चलिए ठीक है, आखिर हमारे पास समय कम, भूपेंद्र जी का मैं रुक कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, घंटे भर हमारा डिबेट भी खत्म हो जाएगा। भूपेंद्र जी आखिरी एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपके अनुभव से समझना चाह रहा हूं कि नई टीम, इस नई टीम में कुंदन जी ठीक है सुन लिया, आपको आपकी बात आ गई है, भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। नई टीम 4 से 8 चेहरे, जिसमें नए चेहरे 6, एक बड़ा मैसेज जरूर देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और सचिन जी कह रहे हैं कि भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन मैं आपसे समझने वाला हूं क्योंकि 28 का चुनाव सामने है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक नई तैयारी होगी बीजेपी की, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका असर क्या होगा, कितना होगा, कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है भविष्य में, ये जरा समझाइए आप। देखिए, निश्चित रूप से देखिए अभी 27 में विधानसभा चुनाव है और जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे, तो लोकसभा और मध्य प्रदेश का भी चुनाव आ गया 28 में। तो ये टीम उन्होंने जो बनाई है वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में सहयोगी रहेगी। उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे कई नेताओं की वापसी की, जैसे स्मृति ईरानी वगैरह की वापसी ली है, सोशल मीडिया प्रभारी को बदला है, तो ये जो सब चीजें बदली है इसके बीच में अब लोकसभा चुनाव भी है और महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो विधानसभा जो मध्य प्रदेश की स्थिति के रूप में है, तो मध्य प्रदेश के निश्चित रूप से जो राजनीति में एक बीडी शर्मा हो चाहे आशीष जी हो जो यहाँ के मीडिया प्रभारी थे, उनको भी ऊपर इसलिए लेके गए हैं कि और बाकी लोग सांसद ऑलरेडी थे उनको उस जातिगत समीकरण के, क्योंकि जो ट्राइबल बेस है और राजनीति है या एससी के प्रति है, वो देखिए बीजेपी जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे ना कैडर पार्टी है, वो उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है जो सुचितापूर्ण उसके विचारधारा को निश्चित रूप से नीचे तक समझते हैं और वो ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कि सामान्य व्यक्ति को भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन उस दृष्टि में जो व्यक्ति उनके हर पैमाने पे खरा उतरे, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, चाहे वो विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। फिर दूसरी बात, भारत की राजनीति बिना जातिगत के हिसाब से कोई भी राजनीति नहीं कर सकता, तो उसमें साथ साथ उनने सोशल इंजीनियरिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सारे नेता विभिन्न संगठनों के जो उनके समविचारिक संगठन उसमें ऑलरेडी काम कर चुके हैं 10 साल, चाहे कविता जी हो चाहे गजेंद्र जी हो, कल्याण जुड़ चुके, सारे लोग कर चुके। लेकिन कांग्रेस ने भी अपना सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दिया, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना लिए हैं, उत्तर प्रदेश के उन्होंने
की है। अब बात यहाँ ये है कि जिस तरह से आंदोलन जो बीजेपी का चला था और उसके साथ जो राजनीति की स्थितियां बदली हैं, वो निश्चित रूप से युवा वोट सबसे ज्यादा और वो इस बार भी देखने को मिल रही है। अब इस बार भी देखने को तस्वीरें मिल रही है भूपेंद्र जी, बीजेपी के इस कार्यकारिणी में 80% जो आंकड़े सामने आए हैं, 65 में से 51 नए चेहरे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी जो हैं उसकी भी जो अगर बात कर ली जाए तो नए चेहरों को मौका दिया गया। अब नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। देखने वाली बात होगी कि कुंदन जी और इनकी पार्टी नवीन की इस नई टीम का मुकाबला किस तरह से करते हैं राजनीतिक युद्ध भूमि में, यह देखने वाली जरूर बात होगी और इसका इंपैक्ट कितना होता है एमपी के पॉलिटिक्स में, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, कुंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है, टीम नवीन में मध्य प्रदेश का दबदबा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 8 चेहरे, कई प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां। बीजेपी कह रही है कि संगठन की ताकत है, कांग्रेस कह रही है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को मिली यह बड़ी जिम्मेदारी चुनावी सियासत में बीजेपी का गेम चेंजर बनेगी? फैसला अब वक्त करेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला लगातार स्वराज एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।